नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। हमारे यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हम आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, हिस्ट्री विषय के, उन सभी को एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और मिनिमम टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। वहाँ पर भी हमारा कंटेंट चलता है, कुछ वीडियोज, कुछ कंटेंट जो है जिसको कि हम वीडियो के माध्यम से कवर अप नहीं करा पाते हैं, उसको हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं। वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली बना सकते हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा हमारा मध्यकाल चल रहा है साथियों। मीडियावल इंडिया के अंदर हमारा आपका मुगल साम्राज्य चल रहा है, मुगल राजवंश चल रहा है। मुगल राजवंश के अंदर 3-4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मुगल बादशाह किससे जागीर प्रदान करते थे। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका। 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा आपको। 30 सेकंड्स के अंदर आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है। ठीक है, तो बताइए साथियों कि मुगल बादशाह जो है जागीर प्रदान करते थे, किस में से करते थे। हालांकि नेट का क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट, सी। पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं साथियों, महाले पैबाकी से। महाले पैबाकी से जाके प्रदान करते थे। इसमें से इसको सिक्योर करके रखा जाता था। महाले पैबाकी की ज़मीन को या जागीर को एक प्रकार से उसी में से जागीर प्रदान कर दी जाती थी मनसबदारों को। बोल तो आज के संदर्भ में मंत्री, एमबीए, एमएलए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। शासक का नाम पूछा आपसे कि कौन सा मुगल शासक था जिसने कि उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीला बोले तो। ठीक है ना। तो ज़रा बताइए साथियों कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था। आपके लिए एक और आज का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 113 यानी कि आज का थर्ड क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था। साथियों ये जितने मत हुए हैं और उनके प्रतिपादक, इनको अच्छे से देख लीजिए, आपके मैच मेकिंग बहुत आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानुज या नवान रामानुजाचार्य। ठीक है। शंकर यहाँ पे जो है ना साथी, ये जो शंकर, ये कन्फ्यूजन वाला है साथी, शंकर देव या शंकराचार्य में से एक हो सकता है। अगर शंकराचार्य है ये, तो ये अद्वैतवाद से संबंध रखते हैं, अद्वैतवाद इनकी देन थी। ठीक है ना। चैतन्य जो था, ये चैतन्य महाप्रभु, ये विष्णु वैष्णव संत थे। तो जरा बताइए माधवाचार्य का मत कौन सा था? माधवाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? माधव या माधवाचार्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बताइए साथियों, कलंदर जो है कहा जाता है, कौन से मुगल बादशाह को कहा गया कलंदर? अगर आपने पढ़ा होगा मुगल साम्राज्य में स्टार्टिंग में ही, तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाबर को कहा गया था क्या? कलंदर। ठीक है ना, क्योंकि इसने बहुत सारा धन लुटाया था। तो जरा बताइए साथियों, पानीपत की लड़ाई से पहले कौन से युद्ध में इसने बहुत सारा पैसा भेजा था और लुटाया था? काबुल से लेकर के जहाँ भी इसके साथी सरदारों में बहुत सा पैसा बांटा था इसने। इसने क्या बोलते हैं आपके मक्का मदीना में बहुत पैसा भेजा था, और सूफी संतों को भी बहुत सारा पैसा भेजा था इसने। काबुल और कंधार के लोगों को भी पैसा दिया था, बहुत सोने चांदी के सिक्के बांटे थे इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? तो 115 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ये हुमायूंनामा में इसने साथी हुमायूंनामा में लिखा कि बाबर की मृत्यु जो विष देने से हुई थी, और वो भी इब्राहिम लोदी की माँ के। किसकी माँ के? इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम लोदी बादशाह था। और लड़ते हुए पानीपत के पहले युद्ध में शहीद हो गया था ना, वही इब्राहिम लोदी। इसकी माँ के द्वारा दिए गए विष से आपके बाबर की मृत्यु हो गई थी। गुलबदन बेगम ने अपने हुमायूंनामा में लिखा ये बात। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था साथियों?
आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है ना, वो किसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? देखिए 3-4 चीज़ें हैं, इनको अच्छे से देख लेना आप। आगरा के किले की मस्जिद, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मस्जिद है उसका निर्माण, लाहौर में जो मस्जिद है उसका निर्माण, ठीक है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण सबको पता ही होगा, ठीक है, और फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है उसका निर्माण, ये सभी मुगल शासकों ने करवाई थी। कौन कौन से शासक ने कौन कौन से मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये आप अच्छे से देख लेना। इनमें से आपके मैच मेकिंग को से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ ने। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी? बताइए साथी, कौन सा चित्रकार था जिसे कि जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी? ये बहुत आएंगे आपके साथियों, नादिर उल असर, नादिल उल जमा, नादिल उल असर की पता, इस तरह बहुत सारी पदवी दी गई थी बहुत सारे चित्रकारों को। तो किस किस चित्रकार को कौन कौन सी पदवी दी गई थी और कौन कौन से मुगल शासक के समय में हुए थे वे, ठीक, और वो चित्रकार कौन कौन सी चित्रकारी की कौन सी शैली में निपुण थे, ये अच्छे से देख लेना। इनमें से हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है साथियों, आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से, अगर आप चाहो अच्छे से देख लोगे तो। तो इस क्वेश्चन नंबर 117 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी प्रदान की थी। क्लियर, आगे चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? क्या बात है, यानी कि शासक की तस्वीर का चित्रांकन सबसे पहले कौन से शासक का हुआ था सिक्कों पर? तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने चलाए थे ये थोड़ा फैशनेबल टाइप का इंसान था साथियों। इसने ये पहला मुगल शासक जिसने कि कभी भी किसी में युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। 119 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों, मासिर आलमगीरी का लेखक कौन था?
119 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साकी मुस्तैद खां। इसने लिखी थी मासिर आलमगिरी। तो यार बताइए साथियों, किस शासक के समय में लिखी गई थी ये बुक? आपके लिए एक और सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? क्या बात है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बताइए जरा कहाँ से जारी किए जाते थे? फटाफट चलेंगे साथियों, समय कम है हमारे पास, सबको पता होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपनी, फटाफट राइट क्वेश्चन का राइट आंसर पुटअप किया कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह बुर्ज से। शाह बुर्ज या शाही बुर्ज एक ही बात है, ठीक, कहीं कहीं आपको शाही बुर्ज मिल सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया? टोडरमल के साथ अपॉइंटमेंट जो की थी 1582 में, किस पोस्ट पर की गई थी? पोस्ट का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीवान अशरफ की पोस्ट प्रदान की गई थी 1582 में, अकबर के टाइम पीरियड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि अधोलिखित में से किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? बताइए साथियों, कौन सा जोड़ा था, कौन से वो चित्रकारों की जोड़ी थी जिसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली। यहाँ पे कहीं 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 आपको अब्दुल समद भी मिलेगा, अब्दुल समद की बजाय अब्दुल समद मिलेगा, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? बताइए साथियों, मराठों की बात हो रही है कि भू राजस्व वसूलने का जो अधिकारी था वो कौन सा अधिकारी था जो भू राजस्व की वसूली करता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटेल था वो अधिकारी। नेक्स्ट कहता है कि अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसे ऐसे मुगल शासक हुए हैं भाई साहब, उनके कहना ही क्या। बताइए साथियों, अकबर के पुत्र जो बेटा था शहजादा मुराद, उसकी मृत्यु हो गई थी अल्प समय में ही। तो किस वजह से हुई थी, कारण क्या था उसकी मृत्यु का? पता होगा ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से,
फटाफट राइट आंसर दीजिए इसका। इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक मद्यपान से, यानी कि दारू पीता था, चेन ड्रंकर्ड हो गया था वो, शराब बहुत ज़्यादा पीता था, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता था, तो उस वजह से उसके फेफड़े ख़राब हो गए, वो स्वर्ग लोक से धार गया। आज भी कुछ लोग पीते हैं ना, सदा रहे हैं यार ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं कि आज ही हमारे टाइम में ही है, पहले भी थे, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में भी रहेंगे। अच्छे और बुरे लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईन अकबरी में उल्लिखित नहीं है? हाँ, कौन सा वो एक संत है, विद्वान है, जो कि अकबर के समकालीन था लेकिन उसका उल्लेख जो आईन अकबरी में नहीं हुआ? तो इसका जो विवरण मिलता है ना साथियों हमें, वो जो स्कॉलर हैं, वो विद्वान जो है वो हैं आपके तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ही बोल देते हैं इनको। इनका उल्लेख जो आईन अकबरी में नहीं मिलता है, हालांकि अकबर के समकालीन ही थे। इन्हीं की दो पुस्तक बहुत फेमस है, एक तो रामचरितमानस और दूसरी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में इन्होंने लिखा बाबर के राम मंदिर तोड़े जाने के बारे में। तो ज़रा बताइए साथियों, आज के लिए एक और सवाल आपका, कि बाबर के कौन सा मंत्री था, कौन सा सेनापति था जिसने कि 1528 में राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर तोड़ा था? आपके लिए एक और सवाल। हाँ, बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की? क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने जो अफीम लेकर के आत्महत्या कर ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह बेगम, जिसका असली नाम था मानबाई। ये राजा मान सिंह की बहन थी और ये जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की आदतों से दुखी होकर के टॉर्चर ने उसने इसको इतना टॉर्चर किया कि इसने अफीम खा करके और छत पर से जा करके गिर गई थी। ये किले की छत के ऊपर से सुसाइड कर ली थी इसने। बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। कहाँ मिलता है, किसी ने सुना? ईमानदारी बताना साथ, कितने लोगों को पता है कि आपकी जहांगीर ने टॉर्चर किया था शाह बेगम को, और जिसकी वजह से उसने अफीम खा करके सुसाइड कर ली थी। बहुत आरामी आदमी था यार वो। हमें एक हिस्सा दिखाया जाता उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताइए जरा साथियों। नल दमयंती की काव्य चलता है, कहानी चलती है हमारे यहाँ पर, किससे चलते हैं हरियाणा में? रागनियाँ, राग जो होते हैं ना बड़े बड़े, तानसेन जो गाता था, बैजू बावरा गाता था, इस प्रकार से बहुत सारी कहानियाँ हुई है। तो नल दमयंती की कहानी हुई एक, उसका फारसी में अनुवाद किया गया था साथियों। कौन से स्कॉलर ने किया था बताइए? तो उसका जो फारसी में अनुवाद किया था ना साथी, वो किया था आपके फैज जी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने सिंहासनारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए थे। इसका तो हम पहले भी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं साथियों, आपको डिस्कशन में, एक्सप्लेनेशन में बताया था हमने आपको। तो बताइए साथियों, कौन सा मुगल शासक था जिसने कि अपने सिंहासनारोहण के बाद, यानी कि राजगद्दी संभालने के बाद, राज तिलक के बाद, राज्याभिषेक के बाद में 12 आदेश पारित किए थे, 12 ऑर्डिनेंसेस पारित किए थे। 12 अध्यादेश मिलेगा या आदेश, एक ही बात है। राजाज्ञा भी बोल देते हैं इसको। जैसे अशोक ने पारित किए थे ना बहुत सारी राजाज्ञाएँ, पिलर पे खुदवा दिए, स्तंभों पे खुदवा दिए थे उसने, इसी प्रकार से
तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की थी। कौन से शासक ने जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त कर दी थी? हैं, सुबह सुबह दर्शन देते हैं एक बार, आज भी परंपरा जारी है भाई साहब, लोग पागल हो रहते हैं इसके पीछे। देव दर्शन देते हैं भाई साहब, अमिताभ बच्चन भी अपने बिल्डिंग पे खड़े होकर के, ऐसे शाहरुख खान, सलमान खान, और लोग भाई साहब कपड़े फाड़ने को तैयार होते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, पता नहीं क्या मिलेगा वो जैसे। तो अरे यार हद हो गई, लड़कियाँ कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाती हैं, ओहो हो रे। ये क्या है, इसे कहते हैं साथियों लिटरेसी कि साक्षरता और शिक्षा में यही दोनों में फ़र्क। तो साक्षर और शिक्षक में यही फ़र्क होता है साथियों। शिक्षा और साक्षरता दो अलग अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी में बहुत फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग लिटरेचर बनते हैं, लिटरेसी ले लेते हैं, शिक्षित नहीं बन पाते हैं, यही कारण है उसका। वो वहाँ जाकर सीटियाँ बजाएंगे, लड़कियाँ छेड़ेंगे, और लड़कियाँ खुद कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाती हैं अमिताभ बच्चन के वहाँ पे बंगले पे जा कर के देखने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए। और वो भाई साहब आएंगे, एक मिनट भी हाथ हिला के और चल देते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है उनके पीछे। सर सेल्फी, सर ये, सर वो, सर को पता ही नहीं है, पागल हो रखी है दुनिया उनके पीछे। काम खा के आए के सर यार। लॉकडाउन में कितने सर काम आए आपके, ये बताइए ज़रा। सोनू सूद ने बेचारे काम किया नहीं, उसके ऊपर छापा पड़वा दिया, सीबीआई पीछे लगा दी उसकी सरकार ने, ऐसी निकम्मी सरकार। तो ये तो जैसा एक क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर था ना, वो होगा आपका औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि कौन शेख अल हदादा फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित है? कि कौन सी राइटिंग जो है शेख अल हदादा फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित है, यानी कि फैजी की राइटिंग है। राउंड ऑफ बोले तो फैजी का पूरा नाम शेख अल हदादा फैजी सरहिंदी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है यार। आंसर दिया हुआ है आपका अकबरनामा, लेकिन अकबरनामा तो सबको पता होगा अबुल फजल ने लिखा था ना। तो शेख अहमद फर क्या बोलते हैं आपके अल्लाह दाना फैजी सरहिंदी ने कौन सी बुक लिखी थी? तबकात अकबरी भी नहीं थी, तारीख अलवी, बादशाहनामा। ड्रॉप कर देते इस क्वेश्चन को, छोड़ो, इनमें आंसर गलत दे रखा है अकबरनामा। लेकिन अकबरनामा तो किसी और ने लिखी थी, सबको पता है। किसी को पता हो तो बताना, श्योरिटी हो और रेफरेंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखेंगे उसको हम। क्वेश्चन नंबर 130 की बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है कि वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी। शाहजहां ने किसको बहादुर की पदवी दी थी साथियों? कौन सा वो मुगल राजकुमार था? सबको पता होगा इसका साथियों, किसको प्रदान की थी बादशाह की पदवी और बहादुर की पदवी? शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को, और इसी ने इसकी गर्दन उड़ा दी थी। औरंगजेब ने ही अपने बाप को कैद कर लिया था और दारा शिकोह की गर्दन उड़ा दी थी। ये बेचारा सूफी टाइप का इंसान था, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में इसको गर्दन उड़ा करके थाल में रख करके इसी की बेटे का तो यहाँ भिजवा दिया था किले में, जहाँ पर इसको कैद कर रखा था। लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किया था, फिर से आ गया था एक और क्वेश्चन। लाल किले की मोती मस्जिद को बताइए साथियों, किसने निर्माण किया था? देखिए सर, दो किले हैं, एक दिल्ली का लाल किला, एक आगरे का लाल किला, दोनों को लाल किला बोला जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइए थोड़ा सा दोनों के बीच में। मेन तो दिल्ली का लाल किला है, लेकिन आगरे के किले को भी आगरे का ये लाल किला या लाल किला बोल दिया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने किया था। मैंने बताया ना आपको, ये सारे मुग़ल शासक प्रमुख जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ये 6 शासक हुए। इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया था, कहाँ का निर्माण करवाया था, कब करवाया था, ठीक है ना, इनका अच्छे से देख लेना, हमेशा क्वेश्चन आता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शाहजहाँ के दरबार का राजकवि था। शाहजहाँ के दरबार का राजकवि कौन सा था साथियों, बताइए। शाहजहाँ के दरबार का राजकवि जो था साथियों वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, कलीम। ये मैच मेकिंग का आ गया साथियों आपका। एक तरफ बुक्स दी हुई, एक तरफ उनसे राइटर्स दिए हुए, तो साथियों बताइए कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी थी। सिंपल क्वेश्चन है यार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथी वो होगा आपका, देखिए इनको मैच मेकिंग में साथ सबको पता, तारिक हैन जो लिखी थी ना वो लिखी थी आपके अल बरूरी ने। तो एक का सेकंड इस ए लाइन देखिए, एक सेकंड, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, एक ये और एक ये, ए और सी की लाइन में, ठीक है। अब बी बी चेक कीजिए आप, इसी पर अगर इन दोनों में से राइट होगा तो इन दोनों में से भी एक राइट होगा, यानी कि डी का फोर्थ आ जाएगा आपका। डी का फोर्थ मतलब मुंतखबुल तवारीख आएगा आपका अब्दुल कादिर बदायूनी से, ठीक है। अभी दो ऑप्शन बच गए, इसमें से चूज करना हमने। सेकंड का तारिक खान जहानी जो होगा आपका, ये होगा आपका नियामतुल्लाह से, यानी कि बी का थर्ड ये रहा, एक ही है इसमें, बी में इस लाइन में एक ही थर्ड है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। और सी का फर्स्ट यानी इकबाल नामा जहांगीर आ जाएगी आपकी मोतमिद खां के साथ मैच। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपके, सिंपल क्या है इसमें, लेकिन पढ़ोगे तब ऐसे नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेट का आया क्वेश्चन क्या कहता है कि शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे, यानी समुद्री बेड़े को ठहराने का स्थान कौन सा था, कौन सी बंदरगाह पे था उनका। तो 135 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलाबा। कोलाबा या कोबाला मिलेगा कहीं कहीं, आपको एक ही बात है, मिस प्रिंटिंग की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र बेड़े या समुद्र आपकी नेवी थी शिवाजी महाराज की, ठीक है। समुद्री बेड़ा मतलब नेवी आपकी। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, बताइए साथियों। महिला प्रधानमंत्री का पोस्ट किसे दिया गया था मुगल काल में, जी वन एंड ओनली एकमात्र महिला थी मुगल काल की जिसे कि महिला प्रधानमंत्री की पोस्ट दी गई थी।
तो ये जो प्रदान की गई थी, ये प्रदान की गई थी आपकी महामंगा को। तो ज़रा बताइए साथियों, महामंगा कौन थी? अकबर के साथ उसका क्या रिलेशन था, बताइए। ये आपका क्वेश्चन आ गया है कि तुजुके बाबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और राइट आंसर चूज करें। चलो गड़बड़ आ गया साथियों, ये तो क्वेश्चन 137 का जो है ना, बनेगा नहीं। जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें तो राइट ऑप्शन इसका है नहीं, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने नहीं किया था, रहीम ने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका डी दे रखा है, यानी कि डी बोले थे 1 2 3 तीनों ही सही हैं, लेकिन फर्स्ट जो है ना ये सही नहीं है इसमें, तो इसको हम ड्रॉप कर देते इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पागा क्या था साथियों? पागा बताइए क्या था? व्हाट इज द पागा? व्हाट वाज द पागा? वन 138 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नियमित सेना, रेगुलर आर्मी को पागा कहा जाता था मराठों के अंतर्गत। ठीक है, शिवाजी में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवाजी का जन्म स्थान जन्म कहाँ हुआ था, कौन से किले में हुआ था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था ना साथी, वो हुआ था आपका, बताइए फटाफट आप, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, शिवनेर के किले में हुआ था। तो बताइए साथियों, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कौन से किले में हुआ था? आपके लिए एक और सवाल आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन न तो जौहरी था और न ही शिल्पकार था? कौन सा विदेशी यात्री था जो कि ना तो जौहरी था और ना ही शिल्पकार था? तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुची। ये ना ही जौहरी था और ना ही आपका शिल्पकार था। तो ज़रा बताइए साथी, मनुची जो कब आया भारत में, और उस समय मुगल शासक कौन था? एक और सवाल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये तो पता होगा आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो रामायण का फारसी अनुवाद जिसने किया था ना, वो किया था आपके अब्दुल कादिर बदायूं ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि
किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरात कुल नाम से एक नए पद का गठन किया? बताइए साथियों, कौन सा वो मुगल सम्राट था जिसने कि दीवाने वजीरात कुल नाम से एक नए पद का गठन किया था, नई पोस्ट बना दी थी? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों आपका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने किया था दीवाने वजीरात कुल का गठन। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, बताइए साथियों। जब राजा जयसिंह ने 1665 ईस्वी में पुरंदर को घेरा था ना, पुरंदर के किले की घेराबंदी की थी, उसमें कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? ये जयसिंह ने मराठा राज्य पर हमला किया था, किले को घेराबंदी कर ली थी ना पुरंदर के किले की, उसके समय की बात है 1665। औरंगजेब के टाइम पीरियड की बात है। ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुची, औरंगजेब के टाइम पीरियड में आया था। ये आपका 144 क्वेश्चन है और आज का साथियों अंतिम क्वेश्चन है। क्या कहता है कि हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए हैं, ठीक संख्या को चुनिए। कितने बादशाह शहजादे दफनाए गए हैं हुमायूं के मकबरे में? बताइए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 6 कुल मिलाकर के 6 बादशाह और शहजादे दफनाए गए हैं हुमायूं के मकबरे में, जो कि नई दिल्ली में है। क्लियर। तो ये साथियों आज का हमारा सेशन था, मुग़ल बादशाहों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे आप सभी को, और मंडे से हम एक नया चैप्टर के साथ आपको शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी स्टडी में कंटिन्यू लगे रहिए साथियों। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मैं हर बार की तरह आपका कमेंट का आंसर पुट अप करने का प्रयास करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय। जय हिंद और जय भारत।